Hello everyone, I am Vineet Verma, Assistant Professor in Electrical Engineering Department, AEC Agra. And today, in this series of videos called as Concepts of the Day, alright, this is the first concept that we are going to discuss. And it was random, it is not associated to any particular subject, it is just a concept that is interesting. So, this concept today that we would discuss is about random variables and central limit theorem. All right. Okay. So let us first discuss what exactly a random variable is. ठीक है. So let us consider a small experiment that we are throwing a dice. All right. अब इस एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम है, ठीक है, that we already know, all right, and it is a discrete outcome. Basically, we can say that the outcome is basically set of these numbers 1 2 3 4 5 6. ओके, तो एक आपका एक्सपेरिमेंट हो गया दैट वी आर थ्रोइंग ए डाइस, ऑलराइट, एंड एक आपका आउटकम हो गया कि इस डाइस के क्या आउटकम है, इस एक्सपेरिमेंट के हमारे क्या आउटकम है. ठीक है. एंड आई बिलीव वी आर ऑल नोइंग द फैक्ट दैट सिंस इट इज़ एन इक्वी प्रोबेबल इवेंट, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स इक्वी प्रोबेबल हैं. इसको दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि ये एक फेयर डाइस है. ऑलराइट, तो हमारे आउटकम की प्रोबेबिलिटी एक ही होगी. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी 1/6 फॉर ऑल ऑफ दीज आउटकम्स. ठीक है, तो इफ वी वेयर टू ड्रॉ दिस, if we were to draw this on a map like thing, ठीक है, तो हाउ वुड बी रिप्रेजेंट. तो इस एक्सिस पे, ठीक है, वी कैन से दैट आवर रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है, एक्स जो है इज ए रैंडम वेरिएबल विच इज टेकिंग दीज वैल्यूज. ठीक है, या तो 1 ले रहा है, या तो वो 2 ले रहा है, या तो 3 ले रहा है, या तो 4 ले रहा है, या तो 5 या 6. ठीक है, तो एक तरफ हमारे इस रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज हो गए. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए 1 2 3 4 5 और 6, राइट. और साथ ही साथ चूंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हर एक रैंडम वेरिएबल, मतलब रैंडम वेरिएबल का जो हर एक एलिमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें नोट करनी होगी. तो यहाँ पे सिंस दिस इज अ डिस्क्रीट इवेंट, मतलब यहाँ पे जो आउटकम है यहाँ पे डिस्क्रीट है, अलग अलग है, 1 2 3, आपको 1.56 तो डाइस थ्रो करके आएगा नहीं, राइट. तो वी कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ऑल राइट. सो these points are 1 2 3 4 5 and 6. एंड जैसा कि मैंने कहा, ये जो एरोज हैं बेसिकली ये डिनोट करते हैं कि ईच एंड एवरी इंस्टेंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमें पता है. इट इज नथिंग बट 1/6. ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर graph can also be called as nothing but your probability distribution function. ठीक है, पीडीएफ क्या है, बेसिकली आपके रैंडम वेरिएबल के सारे सारे इंस्टेंसेस वर्सेस द प्रोबेबिलिटी.
ठीक है, तो दिस इज अ पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल कॉल्ड एज एक्स, जिसके ये सारे आउटकम्स है। तो बेसिकली ये एक्स क्या चीज है, ये एक इवेंट का आउटकम है, द सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स of an event which is being denoted by x, and that event is that we are throwing a particular dice. तो आई बिलीव अभी तक इतना क्लियर हो गया होगा कि what exactly is a probability distribution function. ठीक है, आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेसिकली कनेक्टिंग रैंडम वेरिएबल्स एंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड एज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। क्यों इंपॉर्टेंट है वी विल सी दैट, बट बिफोर दैट लेट अस मेक दिस अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। मान लेते हैं कि हमारे पास दो डाइसेस, ठीक है, सो नाउ वी हैव टू डाइसेस, ठीक है, तो अब एक पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल हो गया, मान लीजिए x1, दैट डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स फॉर वन डाइस, ठीक है, वी कैन से दैट दिस इज फॉर डाइस वन, एंड सिमिलरली वी हैव x2 फॉर डाइस 2, ठीक है। तो अब हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब हमारे पास दो डाइसेस, ठीक है, और इन दो डाइसेस को हम साइमल्टेनियसली भी फेंक सकते हैं या एक के बाद एक फेंक सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में अगर आप ध्यान से प्रोबेबिलिटी थ्योरी समझे हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इवेंट में टाइम का कोई खास रोल नहीं प्ले होता, ठीक है। आई एम नॉट डाइग्रेसिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल, यू कैन से स्मॉल कॉन्सेप्ट इनसाइड अ कॉन्सेप्ट, दैट अगर मैं एक सिक्के को 10 बार टॉस कर रहा हूं या 10 सिक्कों को एक बार टॉस कर रहा हूं, ये दोनों एक ही इवेंट है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, मतलब यहां पे टाइम की वजह से एक इवेंट दूसरे में नहीं चेंज हो पाता, राइट। तो यहाँ पे अब हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो ये है कि हमारे पास दो डाइसेस, डाइस वन भी है और एक डाइस टू भी है, और इनको मान लीजिए आप साइमल्टेनियसली, या जैसे मैंने कहा एक के बाद एक फेंक रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब जो हमारा रैंडम वेरिएबल है विच विल बी, मान लीजिए द सम ऑफ x1 एंड x2, से मेरा एक नया रैंडम वेरिएबल है z विच इज सम ऑफ x1 एंड x2। इसका क्या मतलब हुआ कि अब मेरे z के जो सेट ऑफ आउटकम्स है वो क्या क्या हो जाएंगे। ऐसा समझिए कि x1 की जो वैल्यूज हैं वो कहां से कहां तक हो रही हैं, 1 से लेके आपकी 6 तक, और लाइकवाइज आपका जो x2 है इसकी वैल्यूज भी आपकी कहां से कहां तक है, 1 से लेके 6 तक, ठीक। अब ये दो डाइसेस आप एक साथ फेंक दिए या एक के बाद फेंक दिए, तो अब आउटकम z का क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है z का आउटकम या तो 2 होगा मिनिमम, राइट, इससे कम तो हो ही नहीं सकता, मैं सम की बात कर रहा हूं, और ये बढ़ते बढ़ते कहां तक चला जाएगा, ये बढ़ते बढ़ते आपका 12 तक चला जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि z का रेंज हो गया 2 से लेके 12, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि z का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है, ये हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, है ना, व्हाट हैपेंस व्हेन two random variables are added, ठीक है। इसका आंसर हम लोग यहीं पे देखेंगे कि क्या होता है। ऑलराइट, तो अब हमें ये मालूम है कि पहला रैंडम वेरिएबल जो x1 है, ठीक है, उसकी वैल्यूज आ रही हैं 1 से लेके 6 तक,
और जो दूसरा रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यूज आ रही हैं 1 से लेके 6 तक। तो फाइनली जो इन दोनों का सम है उनकी वैल्यूज कहां से कहां तक होंगी, जाहिर सी बात है 2 से लेके 12 तक। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले वैल्यू की तरफ जो है 2। ठीक है, ये है कि z बराबर 2। ठीक, तो z जब हमारा 2 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है, मैं यही पूछ रहा हूं कि इस वेरिएबल रैंडम वेरिएबल z की 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट? क्या होगी? पहला x1 जो है उसको क्या होना पड़ेगा, 2 आने के लिए x1 को 1 होना पड़ेगा एंड x2 को भी 1 होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो कि x1 को भी 1 होना है एंड x2 को भी 1 होना है। ठीक है, तो जब भी प्रोबेबिलिटी में एंड आ जाता है, ठीक है, तो दो इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है दैट गेट्स मल्टीप्लाइड, राइट? एंड व्हेन देयर इज एन और, the probability of those events get added up. Okay, let me not go deep into probability theory. x1 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 एंड x2 के 1 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। ठीक है, तो x1 की 1/6 एंड x2 की 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/36। ठीक है, अब बढ़ते हैं z बराबर 3 के लिए। ठीक है, just so that this does not confuse you, I should actually change this and use equal to sign instead. Okay, ठीक है, तो नाउ अब हमारा जो z है दैट इज 3। ओके, तो z जब 3 है तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल z टेकिंग द वैल्यू 3। तो 3 कैसे कैसे आ सकता है, 3 ऐसे आ सकता है, या देखिए x1 1 एंड x2 2 और x2 is equal to 1 and x1 is equal to आपका 2। यही दो तरीके हैं z बराबर 3 आने के, राइट? या तो हमारा x1 1 आए या x2 2 आए, या फिर x2 1 आए एंड आपका x1 2 आ जाए। ठीक है, तो अगेन हम यही चीज लॉजिक लगाएंगे, जब x1 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, x2 के 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, और ये जो एंड आ गया है तो ये क्या हो जाएगा, 1/36। ऑल राइट, एंड यहां पर भी वही चीज होगी, x2 के 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, x1 की 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और एंड किया जा रहा है इसका मतलब 1/36। एंड फाइनली इन दो इवेंट्स मतलब x1 1 एंड x2 2 और x2 1 एंड x1 2, तो जब और आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि यू आर एडिंग अप द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। तो ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट 2/36। ठीक है, I know we can write that as 1/18, but for a reason I'm not currently putting it as 1/18. Let us just take it as 2/36 for now. ठीक है, you will get to know why I'm doing that. Okay, now take z equal to 4. Alright, z equal to 4 कैसे बनेगा, या तो आपका x1 is equal to 1,
ठीक है, लेट मी जस्ट राइट द एंड पार्ट एज डॉट. ओके, x1 is 1, x2 is 3. ठीक है, और कैन बी रिटन एज प्लस साइन. दिस इज लॉजिकल और. ओके, आपका x1 is 2 and x2 is 2. ठीक, और x1 is 3 and obviously x2 is 1. राइट, ये 3 तरीके हैं 4 आने के. 1 3 2 2 या 3 1. ठीक है, तो यहां पर वही चीज रिपीट हो रही है. ये हो गया आपका 1/36, ये 1/36, ये 1/36, और इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3/36. ठीक है, so let us continue. I guess now many of you must be getting the drift of the whole situation. z बराबर 5 के लिए जो है ये हो जाएगा आपका x1 बराबर 1 एंड x2 बराबर 4, या x1 बराबर 2, x2 बराबर 3, या x1 बराबर 3, x2 बराबर 2. बस, इससे आगे तो हम लोग नहीं जा पाएंगे. वेट अ मिनट, जा पाएंगे. आई एम सॉरी, हम लोग जा पाएंगे. ये हो जाएगा आपका इसके आगे प्लस x1 जो है ये हो जाएगा आपका 4, और x2 जो है ये हो जाएगा आपका 1. नाउ वी कैन स्टॉप. ठीक है, तो अब यहां पे इसकी जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इसकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 4/36. ठीक है, x1 is equal to 1, x2 is equal to 4, x1 is equal to 2, x2 is equal to 3, x1 is equal to 3, x2 is equal to 2, and finally x1 is equal to 4 and x2 is equal to 1. All right, now finally coming to z equal to 6. ठीक है, तो z equal to 6 जो है ये कितने तरीके से बन सकता है? z बराबर 6 जो है आपका ये हो जाएगा x1 बराबर 1, x2 बराबर 5, या x1 बराबर 2, x2 बराबर 4, या x1 बराबर 3, x2 बराबर 3, या x1 बराबर 4, x2 बराबर 2, या आपका x1 बराबर 5, x2 बराबर 1. ठीक, अब ये आपका एक वेरिएबल और ऐड हो गया. ये जो है आपका हो गया, जस्ट मिनिमाइज लिटिल बिट. दिस इज नथिंग बट 1 2 3 4 5, so this is 5/36. ठीक है, अब जो है आपने लगभग हाफ ऑफ द वेरिएबल्स को टच कर लिया है. मतलब z बराबर आपने 1 देख, ओके 1 तो था नहीं, तो 2 3 4 5 6 तक हम लोग पहुंच गए. ठीक है, and now you will see that you will get the same values for the next subsequent numbers. ठीक है, जैसे हम लोग अगर ले रहे हैं z बराबर 7, ठीक,
तो z बराबर 7 जो है x1 बराबर 1, x2 बराबर 6 या x1 बराबर 2, x2 बराबर 5 या x1 बराबर 3, x2 बराबर आपका 4 या x1 बराबर 4, x2 बराबर 3 या आपका x1 बराबर 5 और x2 बराबर 2 एंड फाइनली x1 बराबर 6 एंड x2 बराबर 1। ओके, सो दिस वाज द मैक्सिमम वैल्यू, जो कि 1 2 3 4 5 ये छठा है, तो ये आपके 6 टर्म्स आ गए। देन द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी इज 6/36। okay, so now you will see, okay, this is the maximum value that we have got। okay, अब आप देखोगे कि x z बराबर 8 के लिए you will get 5/36। ठीक है, and what I'm trying to hint over here is that the process that I'm doing explicitly is nothing but convolution। ठीक है, ये कन्वोल्यूशन का ही एक्सप्लिसिट पार्ट है। बेसिकली ये किस तरीके से हो रहा है, इसीलिए मैं इतनी मेहनत अभी कर रहा हूँ। इसको जब हम लोग ग्राफिकली समझेंगे तो यू विल सी दैट बेसिकली एडिंग ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स इज नथिंग बट कन्वोल्यूशन। ओके, ये जो आप x1 के 1 और x2 के 6 की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर x1 2 और x2 5 की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो, यू आर डूइंग इट अप अंटिल अ पर्टिकुलर वैल्यू। दिस इज एक्चुअली कन्वोल्यूशन ऑफ टू ओवरलैपिंग फंक्शन, overlapping PDFs। okay, so I just wanted to show that to you। so let us say for z is equal to 8, okay, what are the possible outcomes? You have x1 is equal to 1, x2 7, oh I'm sorry, I am so sorry, I did a mistake there, we cannot have x2 is equal to 7, right? So now you will see that we have x1 is equal to 2 and x2 is equal to 6, or x1 is equal to 3, x2 is equal to 5, or x1 is equal to 4, x2 is equal to 4, or x1 is equal to 5, x2 is equal to 3, or x1 is equal to 6 and x2 is equal to 2। तो यू हैव सीन दैट नाउ वी हैव वन रिड्यूस्ड, बिकॉज अब हम लोग 1 से नहीं शुरू कर रहे हैं, अब हम लोग 2 से शुरू कर रहे हैं x1 को। ठीक है, तो ये वैसे ही है जैसे कि दो ओवरलैपिंग रेक्टेंगल्स जब एकदम मैक्सिमम ओवरलैप कर रहे थे तब आपकी वैल्यू 6/36 थी, अब वो आगे खिसक रहे हैं तो उनकी वैल्यू अब आपको कम होती हुई दिखाई देगी। ओके, तो now you have 1 2 3 4 5, so now you are seeing the reduction। अब ये आपका 5/36 हो गया। ठीक है, this is 5/36। all right, and similarly you have for z is equal to 9। okay, z is equal to 9 के लिए if you want me to do that I'll do it। you have x1 is equal to, अब देखिए अगर हम लोग 2 से शुरू करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? 2 से आपको अब 7 चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अब x1 अब आगे खिसक रहा है एंड दैट इज वाई द वैल्यूज आर ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो x1 3 है, आपका x2 जो है वो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, फिर x1 जो है आपका ये हो जाएगा 4, x2 जो है ये हो जाएगा 5, x1 ये हो जाएगा आपका
5, x2 जो है ये हो जाएगा आपका 4, फिर x1 बराबर 6 एंड x2 बराबर 3। ठीक है, नाउ यू आर सीइंग द वैल्यूज आर डिक्रीजिंग। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 बाई 36। ठीक है, तो आई बिलीव नाउ यू मस्ट हैव सीन अ पैटर्न, सो यू कैन ऑलरेडी गेस दैट फॉर z इज इक्वल टू 10 we will have 5 by 36, and for z is equal to, wait a minute, for z is equal to 11, wait a minute, 6 5 4, okay, we are going on a downward trend, right? Okay, I'm sorry. So you will have, this is not 5 by 36, you will have this as 3 by 36. ठीक है, for z is equal to 11 you will have 2 by 36, and finally for z is equal to 12 you will have it as 1 by 36. let me use my black pen. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज जो आपको बताना चाह रहा था मैं, वो ये थी कि दो रैंडम वेरिएबल्स x1 और x2 को ऐड करने की वजह से, ठीक है, आप एक पैटर्न दिखाना चाह रहा हूं आपको, वो ये है कि जब आप दो रैंडम वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हो तो यू आर एक्चुअली कन्वॉल्विंग द टू रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, आप देखिए x1 जो है स्टार्टिंग के ट्रेंड में हमेशा 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 1, फिर x1 2 हुआ, फिर x1 3 हुआ, और x2 जो है वो उल्टा चल रहा है। ठीक है, इसको डिनोट करने के लिए आई कैन से दैट द इंक्रीजिंग पार्ट इज विद ग्रीन। ओके, x1 is 1, then it is 2, then it is 3, and the decreasing trend is being observed here, that x2 is 3, x2 is 2 and x2 is 1। ठीक है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे कि x1 के 1 को x2 के 3 से, फिर x1 आगे बढ़ रहा है, x2 पीछे की तरफ, राइट? तो ये क्या है, बेसिकली हम लोग x2 को पलट के x1 से ओवरलैप कर रहे हैं और इनकी वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, x1 आप देखिए हमेशा उसकी वैल्यूज 1 2 3 4 बढ़ रही हैं, x2 की वैल्यूज कम हो रही हैं, 4 3 2 1। ठीक है, तो यू कैन इमेजिन दैट x2 इज अ रिवर्स्ड PDF, okay, reverse rectangle, you can imagine it like that, and it is being overlapped with x1। ठीक है, तो x2 का जो पिछला वाला हिस्सा है वो x1 के स्टार्टिंग के हिस्से से ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, आई होप दैट इज एविडेंट नाउ। तो नाउ वी कैन से दैट इफ वन रैंडम वेरिएबल, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बनाया था, लेट अस गो बैक टू दैट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, दिस वाज आवर x, है ना, तो एक रैंडम वेरिएबल है आपका विच इज बीइंग डिनोटेड एज x1। ठीक है, एंड इट लुक लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, these were your values 1 2 3 4 5 and 6, and इन सब का जो हाइट था दैट इज नथिंग बट 1/6, और इसको क्या नाम दे दिया था हमने, x1। ठीक है, एक डाइस को थ्रो करने के आउटकम्स और उनका ये PDF। उसी तरीके से जो दूसरा हमारा रैंडम वेरिएबल था x2, ठीक है, it had a similar pattern 1 2 3 because it was the same experiment, 5 6, सेम प्रोबेबिलिटी इनकी भी। ठीक है, और ये जो हाइट है ये भी आपकी 1/6 है। ठीक है, और जब आपने इन दोनों रैंडम वेरिएबल्स को ऐड करके z एक नया रैंडम वेरिएबल बनाया, ठीक है, मतलब नाउ वी आर having a third random variable which is the sum of the first two random variables।
तो हमने क्या कहा कि दिस इज गोइंग फ्रॉम 2 to 12. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. All right. This new random variable is z. And इसकी जो values हैं, if you can see from the work that we have done over here, 2 started from 1 by 36, right? Then 2 by 36, then 3, then 4, then 5, then 6, and it started reducing 5, 4, and that pattern followed to 3, 2, and 5. Okay, so how does it look like? Since I have already told you that it is basically like a convolution of two rectangle functions. Okay, यहाँ पे एक्चुअली आपको रेक्टेंगल नहीं दिखाई दे रहा है बिकॉज आई हैव टेकन अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बिकॉज इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड इन डिस्क्रीट रैंडम सेंस. ठीक है, तो आपने देखा कि 2 के लिए भी आपको 1 by 36 मिला था, 12 के लिए भी आपको 1 by 36 मिला था. ठीक है, 3 के लिए आपको 2 by 36 मिला था, और 11 के लिए भी आपको वही मिला था, 2 by 36. And for 4 you had got 3 by 36. Similarly for 10 you had got 3 by 36, right? For 5 you had got 4 by 36. For 9 also you had got 4 by 36. For 6 you had got 5 by 36, and for 8 also you had got 5 by 36, and the maximum value occurred when the overlap was maximum between the two random variables, यानी कि 7 के लिए. ठीक है, that is nothing but 6 by 36. ठीक है, so I am not writing the values here. This is 1 by 36, this is 2 by 36, this is 3, 4, 5, and 6 by 36, and finally these values have been going down. Okay, so the first concept of random variable that I wanted to discuss over here is evident now, and this question can be answered here, that what happens when two random variables are added. The answer is that the resultant variable is convolution of first two. ठीक है, as you can see that the resultant random variable is basically the convolution of the first two random variables. ठीक है, so this aspect of convolution which is coming through random variables is not that famous. Usually convolution is known to people through signals and systems, right? So I believe this aspect is clear to all of you. And now one question that remains is that why did I tell you that we are discussing about central limit theorem? All right, now the reason that I am discussing about central limit theorem along with random variable is that the central limit theorem states that if many random variables are added, all right, then eventually it results into a Gaussian distribution. ठीक है, and that can be evident from this particular example, meaning to say कि अभी तो यहाँ पे सिर्फ दो ही रैंडम वेरिएबल्स को हमने ऐड किया है. ठीक है, मान लीजिए मैं एक तीसरा भी जोड़ दूं. ठीक है, इसी को लेते हैं. मान लीजिए अब हमारे पास डाइस 1 है. ठीक है, इसका रैंडम वेरिएबल कुछ इस तरीके से था. डाइस 2 का रैंडम वेरिएबल भी, सॉरी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कुछ इस तरीके से था. इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपको कुछ इस तरीके से मिल गया, एंड ऑफ कोर्स देयर विड्थ हैज बीन एडेड. इफ यू वेयर टू ऐड अ डाइस 3 सिमिलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन,
ठीक है. Then this would not look like this, it would look a little bit curvier, you can say. It would look something like this. ठीक है. If you were to add a dice 4 into this with the same random probability distribution function, ठीक है, तो eventually if you kept adding, all right, if you kept adding these dices, है ना, say you have infinite number of dices, ठीक है, then eventually the final random distribution जो होगा that would tend to become Gaussian. All right, a Gaussian distribution is basically denoted by, say, if this is x और ये आपका p of x है, ठीक है, तो p of x in that sense would be 1 by sigma under root 2 pi e to the power minus x minus mu का स्क्वायर divided by 2 sigma square. Okay, sigma x square. All right, so okay, this is basically what a Gaussian distribution would look like. So यहाँ पे the main concept was this, that if two random variables are added, then the net distribution would basically look like the convolution of the individual random variables. And if you were to keep adding up those random variables, right, then the distribution would tend to a Gaussian distribution, which is basically the fact behind central limit theorem. All right, so that was all for the concept of this day. If you like this video, please subscribe to the channel. All right, and if you have any doubts, please comment in the comment section. Thank you.